हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विद्यादायिनी बाय वनीता नारंग। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सुभाषितानी, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि इस चैप्टर में शुरू करने से पहले सुभाषितानी शब्द से आप क्या समझते हैं। सुभाषितानी अर्थात सु प्लस भाषितानी। सु शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुंदर या मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इस पूरे शब्द का क्या अर्थ बन गया? मधुर वचन या मीठे सुंदर वचन। इस तरह सुभाषितानी का अर्थ आपको समझ आ गया। अब इस पाठ को जैसे आप देख रहे हैं सब इसमें श्लोक ही हैं, तो ये श्लोक कहाँ से लिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवदम, पंचतंत्र से ये सब श्लोक लिए गए हैं। पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया। गुणः अर्थात बहुत सारे गुण। गुण मीन्स क्वालिटीज, जैसे हर एक में अलग अलग गुण होते हैं। गुणज्ञेषु अर्थात गुणियों में, जो जीनियस होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तियों में। गुणः बहुत सारे गुण, फिर से वही। भवन्ति अर्थात होते हैं। ते अर्थात वे। निर्गुणम अर्थात अवगुण को प्राप्य प्राप्त करके। भवन्ति होते हैं। दोषः अर्थात अवगुण। सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवन्ति निकलती हैं। नद्य नदियां। समुद्रम आसाद्य, क्या संधि है यहाँ पर? समुद्रम प्लस आसाद्य अर्थात समुद्रम मतलब समुद्र और आसाध्य मतलब मिलकर या पहुंचकर। भवन्त्यपेया, यहाँ पे क्या संधि है? भवन्ति प्लस अपेय। भवन्ति मीन्स होती हैं और अपेया मीन्स जो अपेय मतलब जो पीने लायक नहीं। अब आइए, हमने इसके शब्दार्थ देख लिए, अब हम इसका एक बार अन्वय देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। नद्यः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति, समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। ये इसका अन्वय था। आइए अब इसका अनुवाद देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति अर्थात गुण जो गुणज्ञेषु गुणियों में, गुणा भवन्ति गुण ही होते हैं। जो गुण हैं वो गुणी व्यक्तियों में या जीनियस व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, वे अर्थात किसकी बात करी गई है? गुणों की। वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। भवन्ति होते हैं, दोष दोष या अवगुण। ठीक है, पहली लाइन का क्या बन गया? गुणी व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। दूसरी लाइन का, वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके अवगुण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नद्य हम पहले ले लेंगे। नद्यः सुस्वादुतोया, जैसे कि अर्थ में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्वादिष्ट जल वाली। जो नदियां होती हैं जब बहती हैं कैसी होती है? उनका जल साफ सुथरा, बिल्कुल अच्छा पीने में लगता है वो जल। वैसे तो जल का कोई स्वाद नहीं होता, आप ये सब जानते हैं, लेकिन जब नदियों से पानी बहता है तो वो अच्छा पीने लायक होता है, हमें पीने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जब वही नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है तो वो पीने लायक नहीं रहता। नदियां स्वादिष्ट जल वाली निकलती हैं, प्रभवन्ति निकलती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य मतलब समुद्र में मिलकर, आसाद्य मतलब मिलकर, अपेय अर्थात जो पीने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं रहता उनका जल।
अब एक बार इस श्लोक का पूरा अनुवाद हम सीखते हैं। गुण प्रभावशाली व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। वे निर्गुण ब्रैकेट में व्यक्ति लिख सकते हैं, व्यक्ति को प्राप्त करके अवगुण बन जाते हैं। जैसे नदियां स्वादिष्ट जल वाली निकलती हैं, परंतु समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती है या पीने लायक नहीं रहती हैं। बच्चों, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे कि जैसे गुण होते हैं वह गुणी व्यक्तियों में ही, प्रभावशाली व्यक्तियों में ही गुण जब तक होते हैं वो गुण कहलाते हैं। अब वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति में आए, अर्थात जो गुणी व्यक्ति के पास जो गुण है वो उसका फायदा उठाते हैं, उससे और कई चीजें अचीव करते हैं, और यही गुण अगर किसी निर्गुण व्यक्ति के पास आते हैं तो वह उसका उतना फायदा नहीं उठा सकता। इसी प्रकार जैसे नदियां जब बहती हैं तो उनका पानी बिल्कुल साफ सुथरा होता है, पीने में अच्छा होता है, लेकिन वही जल नदी का अगर जब समुद्र में मिल जाता है, समुद्र का पानी आप जानते हैं कि कैसा होता है, नमक वाला होता है या खारा होता है। अब आप नमक वाला पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। तो जब तक नदी का जल नदियों में ही रहता है तो वो बिल्कुल स्वच्छ होता है, पीने लायक होता है, और जब वही जल समुद्र में मिल जाता है तो वह पीने लायक नहीं रहता है, वह हम नहीं पी सकते। इसी प्रकार जब गुण अच्छे प्रभावशाली या गुणी व्यक्तियों में होते हैं तो वो गुण होते हैं, अवगुण व्यक्तियों में जाकर वह गुण नहीं रहते। ठीक है, दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादान अपि जीवमानः तद्भागदेयं परमं पशूनाम। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। साहित्य संगीत कला विहीन, पहले शब्द के क्या की संधि विच्छेद हो जाएगा? साहित्य, संगीत, कला और विहीन। साहित्य आप सब जानते ही है, साहित्य क्या होता है? शास्त्र। संगीत आपको पता ही है, म्यूजिक। कला कोई भी आर्ट या कौशल, और विहीन का अर्थ होता है रहित, उसके बिना। साक्षात मतलब प्रत्यक्ष रूप से, ऑब्वियस। पशु जानवर। पुच्छ विषाणहीन, यहाँ पे संधि क्या है? पुच्छ विषाणहीन, अर्थात पुच्छ मीन्स पूंछ, विषाण अर्थात सींग, और हीना जैसे कि हमने पहले पढ़ा रहित या के बिना। तृणम अर्थात घास। यहाँ पे अगले शब्द में क्या संधि है? खादान, खादन प्लस अपि। खादन प्लस अपि, खादन अर्थात खाता हुआ, अपि मतलब भी। जीवमानः अर्थात जीवित है, जिंदा है। यहाँ पे अगले शब्द में क्या संधि है? तद प्लस भागधेयम। तद मीन्स वह, भागधेयम अर्थात भाग्य, परमम अर्थात महान, पशुनाम अर्थात जानवरों का। इसका अन्वय क्या होगा बच्चों? साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पुच्छ विषाणहीनः पशु तृणम न खादन अपि जीवमानः तत् पशूनां परमं भागधेयः, भागधेयम। चलिए अब इसका अनुवाद देखते हैं। साहित्य संगीत और कला से रहित, ब्रैकेट में आप व्यक्ति लिखेंगे। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पूंछ और सींग के बिना, पुच्छ और विषाणहीन हमने पहले ले लिया, पूंछ और सींग के बिना जानवर है, जो अगली लाइन की क्या हिंदी है? जो घास ना खाता हुआ, तृणम अर्थात घास, ना खाता हुआ भी जीवित है, जीवमान जीवित है। तत् उन, पशु नाम पहले ले लेंगे, पशुओं का, परमम महान, भागधेयम भाग्य है। इसका पूरा अनुवाद क्या हो गया बच्चों? साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति, ब्रैकेट में लिखेंगे, साक्षात पूंछ और सींग के
बिना जानवर है जो घास नहीं खाता हुआ भी जीवित है। यह उन पशुओं का महान भाग्य है। अब इसकी व्याख्या किस तरह करेंगे बच्चों आप, कि जो व्यक्ति ना उसको किसी साहित्य में रुचि है, ना संगीत में उसकी रुचि है, ना उसे कोई कला कौशल आता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? जिस तरह जानवर देख लो, जानवरों में भी यही है, उनको कोई संगीत, कुछ साहित्य, कुछ कला आती है नहीं। तो ऐसा मनुष्य जिसको ना संगीत में रुचि है, ना उसको कोई कला कौशल आता है, ना उसके कोई साहित्य आता है, तो वह बिना पूंछ और बिना सींग के ऐसा जानवर है जो घास नहीं खाता। अब आदमी घास तो खाता नहीं है, लेकिन यही बात उन पशुओं के लिए महान भाग्य किस तरह हो गई, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसे किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसे कुछ नहीं आता, वो घास नहीं खाता और वही बचा हुआ घास उन्हीं जानवरों के लिए काम आ जाता है। तो ये पशुओं का महान भाग्य इस हिसाब से हुआ। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। लुब्धस्य अर्थात लोभी का, ग्रीडी या लालची का। नश्यति खत्म होता है या नाश होता है। क्या चीज? यश अर्थात प्रसिद्धि या फेम। पिशुनस्य होता है चापलूस, जो इधर की बात उधर करता है। मैत्री दोस्ती, मित्रता। नष्टक्रियस्य अर्थात आलसी व्यक्ति। यहाँ पे अब संधि क्या है? कुलम प्लस अर्थपरस्य। कुलम मतलब कुल या वंश। अर्थपरस्य अर्थात सिर्फ जो धन के पीछे भागते हैं, जो धन चाहते हैं, धन का लालची। धर्मः धर्म। विद्याफलम मतलब जो हम पढ़ाई करते हैं, विद्या सीखने का जो परिणाम होता है। जैसे हम पढ़ते हैं, हमारी के आगे जॉब लगती है, हम किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, जो उसका रिजल्ट होता है। व्यसनिनः मतलब बुरी लत वाले। कृपणस्य अर्थात कंजूस। सौख्यम अर्थात सुख। राज्यम अर्थात राज्य या साम्राज्य। प्रमत्त सचिवस्य अर्थात जो आडंबर पूर्ण होता है या जो घमंडी होता है। नराधिपस्य अर्थात राजा का। इसका अन्वय देखते हैं बच्चों। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम च प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। बच्चों यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति किस तरह का होता है तो उसका क्या क्या चीज नष्ट होती है। तो पहली लाइन देखते हैं। लुब्धस्य अर्थात लोभी। अब नश्यति हम बाद में ले लेते हैं। लोभी जो व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट होता है? यश अर्थात प्रसिद्धि, फेम। पिशुनस्य होता है चापलूस। चापलूस का क्या नष्ट होता है? मैत्री अर्थात दोस्ती या मित्रता। तो पहली लाइन के क्या अनुवाद हो गया? लोभी का यश, कोमा चापलूस की मित्रता। अगली लाइन। नष्टक्रिय से आलसी, आलसी का कुल अर्थात वंश, कोमा धन चाहने वाले का धर्म। व्यसनिना हम पहले लेंगे। व्यसनिना अर्थात बुरी लत वाला, बुरी लत वाले का विद्याफल। कृपणस्य कंजूस का सौख्यम सुख या आनंद। लास्ट लाइन में प्रमथ सचिवस्य अर्थात ये हम पहले लेंगे अर्थात घमंडी मंत्री के। नराधिपस्य राजा का, राज्य राज्यम राज्य। नश्यति हमने सबसे पहली लाइन में कहा था, बाद में लेंगे। नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है।
तो बच्चों इसका पूरा अनुवाद क्या बन गया? लोभी की प्रसिद्धि, चापलूस की दोस्ती, आलसी का वंश, धन के लालची का धर्म, बुरी लत वाले का विद्याफल और कंजूस का सुख या आनंद, घमंडी मंत्री के राजा का राज्य बर्बाद या नष्ट हो जाता है। अब बच्चे इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? अब लोभी व्यक्ति का क्या है, उसकी जितना भी लोभी हो वो उसकी प्रसिद्धि चली जाती है। चापलूस, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो इधर की बात उधर और उधर की बात उधर इधर करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कोई दोस्ती चाहता है? नहीं, उससे कोई मित्रता नहीं करता, तो चापलूस की दोस्ती। और आलसी व्यक्ति जो काम नहीं करता, जो सिर्फ बैठा रहता है, ऐसे व्यक्ति का वंश अर्थात कुल नष्ट हो जाता है। और जो धन का लालची है, वो धन के पीछे भागता है, वो कुछ नहीं सोचता क्या सही है क्या गलत, ऐसे व्यक्ति का धर्म। और जो बुरी लत वाला व्यक्ति है, जिसमें बुरी आदतें डल गई हैं, उसकी जितनी भी उसने पढ़ाई लिखाई की है उसका सब परिणाम व्यर्थ है। और जो कंजूस है, जो एक एक पैसे खर्च करने में जिसको बहुत दिक्कत होती है, वो कोई उसकी खुशी या आनंद या सुख बर्बाद होता है, क्योंकि वो कंजूस है, कोई भी चीज उसे लेने में उसे झिझक होती है कि मेरे पैसे बच जाएं। तो और घमंडी मंत्री, जिस राजा का मंत्री घमंडी है या आडंबर से भरा हुआ है, तो ऐसे राजा का राज्य बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जब मंत्री ही सब देखता है और मंत्री ही घमंडी हो या आडंबर वाला हो, तो ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो ही जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसके आगे के श्लोक मैं इसके सेकंड पार्ट में भेजूंगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी और विषय में, किसी भी कक्षा के किसी भी विषय में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखने के लिए धन्यवाद।